एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल 10.2 है। मैं क्वेश्चन बोल क्या दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in size is placed at 25 centimeter in front of concave mirror. In front of concave mirror of focal length 50 centimeter. At what distance from the mirror? ये सवाल है ना, at what distance from the mirror should a screen be placed? Should a screen be placed in order to obtain a sharp image? बहुत बढ़िया कंसेप्ट, ये एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम हर चीज़ इसमें ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये पूछा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ये सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना, एक बार पढ़िए, ठीक है, सोचिए और ट्राई कीजिए, बाकी तो हम हैं ही। ट्राई करो, देखो क्या होता है। ठीक है, चलो डाटा पहले हम लोग लिखते हैं ना, सबसे पहले किसी भी सवाल में जो डाटा होता है हम लोग उसको लिखते हैं। तो गिवन हाँ। क्या, क्या गिवन है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है 5 सेंटीमीटर है। प्लस की माइनस प्लस होता है हमेशा। 4 सेंटीमीटर है सर। ठीक, उसके बाद कह रहा है ये इन हाँ फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर प्लेस्ड किया जाता है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये नेगेटिव होगा। हाँ हाँ। ओके, और इसका फोकल लेंथ जो है 15 है, और कॉनकेव है तो यहाँ पर माइनस। अच्छा, कह रहा है किस डिस्टेंस पर कोई स्क्रीन को रखें कि उस पर इमेज बन जाए। तो मान लो ये हाँ कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है, तो जाहिर सी बात है स्क्रीन को हाँ यहीं रखना पड़ेगा ताकि इमेज बन जाए, हाँ। है ना। यानी कि जो वी यस होगा, सर। जो वी निकल के आएगा वहीं स्क्रीन रखा जाएगा। हाँ यानी कि हाँ इनडायरेक्टली तुमसे वी पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? नेचर हाँ। पूछ रहा है, नेचर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? साइज ऑफ इमेज, ठीक है। इमेज। तो ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, तीन चीज़ें बेसिकली पूछ रहा है। यस। सारा डाटा दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब देखो, ये डाटा जो भी दिया हो इसमें रखो, जो नहीं पता है अपने आप निकल जाएगा, यही तरीका होता है। -1/25, ये इधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। यहाँ किसी कोई समस्या? नो सर। ये 75 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 - 5, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू क्या आ गया? -2/75, दैट इज v इक्वल टू -75/2 सेंटीमीटर, राइट।
स्क्रीन को या तो इसको ऐसे लिखो या फिर मतलब इसको लिख सकते हो तुम लोग -35 37.5 राइट सेंटीमीटर। यस सर। तो ये v की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं, सो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, -47.5 माइनस मत लिखो, सेंटीमीटर। जब जब ये नीचे लिखना तो इसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 37.5। 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये इन फ्रंट ऑफ मिरर जो शब्द है ना, यही काफ़ी है, वो नेगेटिव बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा है, नेचर पूछा है। अब देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, इन्वर्टेड। इमेज जो है यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, इन्वर्टेड है और रियल है। रियल और है। रियल है तभी स्क्रीन पे लिया जा रहा है, नहीं तो हम्म। स्क्रीन पे तो आ ही नहीं पाता। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, साइज पूछा है, तो एच डैश अपॉन एच इजकल टू एक फार्मूला होता है -v अपॉन यू, वो। राइट। एच डैश कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू दिया है 4, हम्म। वी की वैल्यू है -75/2 इंटू यू की वैल्यू क्या है, 20। ये माइनस मत भूल जाना, ठीक है, -25 है, राइट। हाँ। ये इससे कटेगा तो 3 हो गया, हम्म। हाँ। ये इससे कटेगा तो 2, यानी कि एच डैश की वैल्यू क्या है, -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हो, सो साइज इज 6 सेंटीमीटर। किसका साइज, इमेज का। इमेज। एकदम सिंपल, इसमें सारा कंसेप्ट यूज हो गया है पूरा, मतलब मिरर का जो भी कंसेप्ट है, जिस न्यूमेरिकल जो बन सकता है, वो सारा यूज हो हाँ। चुका है। देखो ये तो बहुत बढ़िया सवाल है ना, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम स्टैंडर्ड सवाल है। यस सर। बाकी तुम लोग का सवाल कोई हो तो पूछो, थ्योरेटिकल हो या फिर कोई भी हो, चाहे थ्योरेटिकल सवाल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, जो भी हो पूछो, ठीक है। किसी भी तरह का सवाल हो अगर है तो पूछो, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर नहीं है, सवाल नहीं है। अच्छा रुमान, तुम प्रीवियस लेक्चर देखे पूरा, जो इसके पहले जो था। सर रोमान लेफ्ट हो गई है। अच्छा कैसे, नेटवर्क नहीं होगा, पता नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है लेफ्ट हो गई हो। वैसे अब वो जब चाहेगी ऑटोमेटेड ज्वाइन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। तो कोई सवाल नहीं है तुम लोग का, हैं? नहीं सर। चलो ओके डन, मान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं रिफ्रैक्शन, हम्म। ठीक है। रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया होगा। पहले चीज़ दो तीन बातें बताते हैं, ये एक फिनोमेना है, क्या है ये, क्या है, फिनोमेना है। फिनोमेना ये, और एक और चीज़, ये जैसे बहुत लोगों को लगता है ना, ये जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन बहुत लोग सेम समझ लेते हैं। रिफ्रैक्शन जो है फिनोमेना है, जबकि ये जो वर्ड यूज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो है ना एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ क्वांटिटी है। ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं भूलना है आप लोगों को। हम्म। तो ये कैसी फिनोमेना है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ये है, ठीक, और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ये है। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा। यस सर। अब मान लीजिए लाइट ऐसे गिरे, तो लाइट के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं,
light tends to travel in a straight line. स्ट्रेट लाइन में चलती है या लगता है चलती है? अच्छा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, ये ऐसे जाने के बजाय, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, हाँ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो यही ये बेंड होने की जो फिनोमेना है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ऑन पासिंग थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ठीक है। यस सर। अच्छा, जैसे आप रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसके लॉ थे, इसमें भी लॉ है, राइट। दो लॉ उसमें थे, इसमें भी उतने ही लॉ हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, है ना। ये बताने से पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक मीडियम वन है ना, ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। अब मान लीजिए लाइट यहाँ ऐसे आई, तो कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, तो कभी दूर हटता है। ये वाला जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसको नॉर्मल बोलते हैं, इसी से कभी दूर जाता है। और कभी कभी क्या होता है, ठीक है, ऐसे पड़ेगा तो क्या होगा, इसके पास आएगा, ठीक है। क्या मसला, आखिर ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि जैसे अभी हम लोग मीडियम की डेंसिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जब मीडियम की डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो ये तब उस समय और अच्छा समझ में आता है। लेकिन डेफिनेशन लिखते समय ना हम लोग यही लिख देते हैं। मान लो एग्जाम में पूछ दे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, फिर ये डायग्राम दोनों बना के उसके बाद इसको समझा देते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखो, अगर ये वाला मीडियम जो है डेंसर हो, क्या है, इसके कंपेरिजन में, तो लाइट जो है ये जो नॉर्मल है इससे दूर भागेगा, ठीक है। अगर ये वाला मीडियम रेयरर हो, ठीक है, और ये डेंसर हो, तो जो लाइट है ये नॉर्मल जो परपेंडिकुलर सरफेस पे मतलब खींचा गया है, इसके पास आएगा। देख रहे हो, ये मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और ये इधर मूव कर रहा है, राइट। तो ये रेयरर डेंसर क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये डेंसर रेयरर वो नहीं है कि कोई, अब जैसे अब तुम कहते हो जो स्पॉन्ज है ये कम डेंसर है, और फिर से तुम कहते हो जो आयरन बॉल है, ये ज़्यादा डेंसर है, ये वो वाली डेंसिटी नहीं है। इसको हम लोग मास डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी है। मास डेंसिटी। ये वाली जो बात हो रही है ना, दिस इज ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इस चीज़ से कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब भी डेंसर रेयर मीडियम की बात की जाए तो ये मत समझना कि ये मास की बात हो रही है। अब देखो, देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो लॉ हैं, जैसे उसमें दो लॉ थे, है ना। पहला लॉ ये है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा गया है, कोई लाइट रे ऐसे आया, ऐसे निकल गया, ठीक है। तो इसको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पता है आप यस लोगों सर। को। ये वाला जो एंगल ऑफ, ये वाला जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, राइट। यस बस सर। ये सारी चीज़ें पता है तो ये मतलब लॉ आसानी से समझा सकते हो। लॉ पहला ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रे आ रही है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, और ये नॉर्मल, ठीक है,
तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। लिख दूँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल lie on same plane. on same plane at the point of incidence। ठीक है। और दूसरा लॉ ये कहता है, ये एंगल जो बन रहा है ना, जैसे ये एंगल एक बन रहा है, कि एंगल ये बन रहा है, हाँ, अगर हम लोग क्या करें, इसका साइन लें, जैसे आई है इसका साइन लें। साइन लेने का मतलब कैसे समझाऊं तुम लोगों को, है ना, साइन आई, है ना, और फिर से साइन ये आर का मतलब साइन लें, और दोनों का रेशियो निकालें तो ये कांस्टेंट आता है किसी भी दो मीडियम के लिए। ठीक है, इसको समझाने के लिए तुम लोग को थोड़ा सा कुछ और तरीका है क्या, इसको जो समझ जाओ जिस चीज़ से। चलो बताता हूँ। जैसे मान लो अगर तुमको यहाँ से x² + 1, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना है x के वैल्यू पे, जैसे मान लो x = 1 पे अगर हम y की वैल्यू चेक करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ना ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन। ये देख चुके हैं तुम लोग, इसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ऐसे देखे होगे ना, f(x = 2) लिखा होता है पॉलिनोमियल, तो इसका जीरो उरो निकालते हो ना। तो ऐसे ही y = sin x होता है, जिसमें हर x पर y की एक अलग वैल्यू मिलती है। और यहाँ पर जो x होता है ना, ये बेसिकली एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। जैसे मान लो y = हम लोग को साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना हो, ठीक है, या y की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना तो 0 आएगा। ठीक है, वहीं पर y = sin 90 की वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो ये 1 आएगा। ठीक है, यानी कि हर एंगल के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू होगा। हर एंगल पे साइन ले तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो वही बात है, ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू ये है। ठीक, तो ये लॉ यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, कांस्टेंट होता है हमेशा। ठीक है, किसी भी दो मीडियम के लिए आई और आर का जो रेशियो होता है वो भी साइन लेकर वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसे स्नेल्स लॉ हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो अगर ये Snell's law. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल आता है कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो कांस्टेंट होता है, ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग यन से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये वैल्यू है एक, जैसे मान लो 5 हो है, ठीक, वैसे साइन की वैल्यू कोई 5 नहीं आएगी, अपॉन 5 है। ठीक, तो इन दोनों का जो रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रहा है। हाँ, तो ऐसे ही मान लो ये वैल्यू जो आ रहा है यन आ रहा है। ठीक है, तो इस यन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, इसी वर्ड का यूज मैंने ऊपर किया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम मीडियम 1। 1. अब ये 1 2 क्या है, तो देखो इधर ऊपर ये वाला मीडियम मान लो 1 से 2 में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू यन आई है, ये यन क्या है, बेसिकली इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। ठीक, तो यही चीज़ मैंने लिखा है। अगर इतना भी लिख देते हो ना एग्जाम में, कि ये बता देते हो लैंग्वेज में लिख के, है ना, फॉर 2 मीडियम्स हैं, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, इज ऑलवेज इक्वल्स टू या इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। वी रिप्रेजेंट दिस कांस्टेंट बाय n which is nothing but what, refractive index of medium
2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बस इसको ये जो मतलब लाइन है इसका मतलब यही निकलना चाहिए लगभग, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो एक बार बोल दो, है ना। इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बताओ, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये वाला जो बला है ना, अब इसको समझते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मतलब है इसका? तो पहली बात, ये मीडियम की बात हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो ये किसी न किसी मीडियम का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या होती है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, पहली बात। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है वी कैन मेजर इट, मेजर कर ही सकते हैं इसको, नाप सकते हैं एकदम, राइट। अच्छा, एक और चीज़, आखिर ये क्या चीज़ होता है? तो जैसे मान लो, है ना, यहाँ से लाइट आई, ऐसे लाइट रे आई तो ऐसे मुड़ती है, ठीक है। सवाल आता है आखिर क्यों, है ना, वाई वाई इट इज़ बेंडिंग, वाई इट बेंड्स, आखिर ये क्यों मुड़ रहा है, या वाई मतलब रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन? सर लाइट का स्पीड चेंज होता स्पीड है। ऑफ लाइट, राइट। चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लिख लेने को, है ना, चेंज ऑफ यस। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो ये लाइट की स्पीड कितनी चेंज होगी ये कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। Basically, refractive index is a physical quantity which determines the speed of light in a medium, right? एक ऐसा यस physical सर। quantity है which determine speed of light in a medium, right? यस सर। अच्छा, इसको यन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पता ही है। हाँ और इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। मान लो ये जो दो मीडियम थे, है ना, ये ऐसे गया, ठीक, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मान लो इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 थी, इसमें v2 थी, ठीक है। तो इसको यन को डिफाइन करते हैं हम लोग v1 अपान v2, यानी कि v1 और v2 का क्या होता है? ये एक रेशियो होता है। और ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बोलो बोलो, 2 विद रिस्पेक्ट, टू विथ हाँ मीडियम। राइट, ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यानी कि ये देख लो, n to 1 से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं पूरा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये देख रहे हो यहाँ पे मीडियम 2 का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापा जा रहा है तो v1 को ऊपर लिखा जा रहा है, नीचे v2 का। ऐसे ही n1 2 लिखना होगा तो v2 अपॉन v1। किसी को कोई समस्या? नो सर। तो वो फिजिकल डिफिनीशन लिखने के बाद नीचे थोड़ा सा मैथमेटिकल डिफिनीशन लिख देना कि इट हाँ इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट बोथ मीडियम, या फिर इन बोथ मीडियम, ठीक है। यस सर। एकदम आसान है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं सिखाता हूँ अभी, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। वो थोड़ा सा काम की चीज़ है, मेरे हिसाब से वो बता देना चाहिए। वो क्या चीज़ है? लेट मी टेक ए गुड कलर। जैसे मान लो 3 मीडियम हो, एक ये। अच्छा अच्छा, छोड़ो, है ना, इसको डायग्रामिकली छोड़ो,
ये डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। n21 को हम लोग लिख सकते हैं v1 अपॉन v2, राइट। हाँ n12 को हम लोग लिख सकते हैं v2 अपॉन v1। हाँ अच्छा, अगर हम लिखना चाहें n13, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? कोई तीसरा मीडियम मान लेते हैं, बोलो। v3 अपॉन v1 तो होगा, हाँ ठीक है। इसको इसको थोड़ा सा हटा के इसको मैं देखो ऐसे कर दे रहा हूँ, n23 कर दूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा? B3/B2। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, n12, इसको इसको का एक काम करो, इसको n12 लिखने दो, ठीक है, एक सीक्वेंस बन जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, राइट। यस सर। कहाँ से लिख रहा हूँ ये? अभी जस्ट अभी कुछ देर पहले यहाँ बताया हूँ कि जिसका निकालेंगे उसकी स्पीड नीचे लिखेंगे। तो यहाँ 1 की निकाल रहे हैं तो स्पीड नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ मत करो, एक काम करो ना, सिंपल वर्क, इसको एक इक्वेशंस बना लो, ठीक है, जस्ट डू नथिंग। और इसको भी एक काम करो, इसको 1 3 की रिस्पेक्ट में निकालो। ये 1 3 निकाला था ना हम लोगों ने, 3 1 निकालो, ठीक है। तो इसको बदल के हम लोग लिख सकते हैं 1 3। हाँ। अब देखो क्या करो, तीनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई करो, तो इधर क्या होगा, n12 इंटू n23, राइट, इंटू 1 3 1। n31। यही तो सीक्वेंस होता है, 1 2 2 3 3 1। अगर 3 नंबर हैं, तीनों कॉम्बिनेशन बनाना हो तो पहले 1 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर 2 3 लिखते हैं हम लोग, फिर 3 1। अरे ABC का कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं बनाना होता है, ABBCCE हम हाँ लोग लिखते हैं। इस वही मतलब यस सर। सीक्वेंस में मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है, एकदम सिंपल मैंने सीक्वेंस बना दिया। अच्छा, राइट साइड में क्या आएगा, v2 अपॉन v1 इंटू v3 अपॉन v2 इंटू v1 अपॉन v3। कोई दिक्कत? नो सर। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। राइट हैंड साइड में क्या आया, 1, बी राइट। नीचे। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है, n12 इंटू n23 इंटू n31 इज इक्वल्स टू 1, ओके। अच्छा, यहाँ से कुछ कुछ इन दोनों को ये भी एक इक्वेशन मान लो, ये ए इक्वेशन मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके देखो, n21 इंटू n12 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1, यानी कि n21 इंटू n12 इज इक्वल्स टू, बताओ, इज इक्वल्स टू 1। अरे ये कट गया है ना, हाँ तो यहाँ से n12 इजकल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन n21, लिख सकते हैं। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक। अच्छा, यहाँ अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखूँगा है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर इसको मैं कैसे लिखूँ कि तुम लोग को ठीक लगे, है ना। हाँ, यहाँ से देखो, n23 इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन n12 इंटू n31। कोई समस्या? नहीं। अच्छा, या फिर इसको, हाँ इतना ही रहने दो, ठीक है। अब देखो, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन n21 इंटू 1 अपॉन n31, ठीक है। बोलो, यहाँ तक ठीक है? हाँ
अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना, इसको n2 एन वन टू। हाँ 1/n12, तो ये n21 लिख सकते हैं इसको। हम्म। अच्छा ओके, तो n23 इज इक्वल्स टू n21/n31। कोई समस्या? नो सर। ये एकदम बहुत ज़बरदस्त इक्वेशन है, ये थोड़ा सा इसको फील करो तब समझ में आएगा। ठीक है, किन्हीं दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उन दोनों मीडियमों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। हाँ बराबर होता है, लेकिन 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 किसी तीसरे मीडियम का जो हिसाब से नापा गया हो। जैसे ये देखो, मानो मीडियम 1 के हिसाब से नापा गया है 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 1 के हिसाब से नापा गया है मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बराबर है किसके, n23 के, दैट इज कि 3 के हिसाब से 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बढ़िया इक्वेशन नहीं है? बहुत बहुत बढ़िया इक्वेशन है, बहुत मस्त इक्वेशन है। ठीक है, शायद किताब में ना दिया हो बट है ना, मैंने बता दिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, अच्छा ये देख रहे हो, ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब किसी न किसी के हिसाब से निकाल, देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, है ना, किसी न किसी के हिसाब से निकाल रहे हैं, किसी न किसी के रिलेटिव में निकाल रहे हैं, कि उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, ऐसे। तो इस ऐसी चीज़ें जो किसी पर डिपेंड करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। और ऐसी चीज़ें जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। और ऐसा कहा जाता है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। पहले टाइम को एब्सोल्यूट माना जाता था बस, बट वो भी अब नहीं माना जाता है। ठीक है, ओके, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल का है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके पहले जो भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे पढ़े हैं ना, n21 इक्वल टू v1/v2 पढ़े हैं ना, ये क्या है, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल में एब्सोल्यूट तो वो भी नहीं होता है, बट हाँ वैसे ही हम लोग डिफाइन कर देते हैं। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे यहाँ पर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके हिसाब से निकाला गया, 1 के हिसाब से। तो अगर इस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के हिसाब से हम लोग निकालें तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, है ना। हाँ सर। तो ये 2 वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, दोनों का मतलब याद रखना। ठीक है, दोनों का मतलब याद रखना। ये सारा कॉन्सेप्ट ही पढ़ाए हैं, रिफ्लेक्शन के बाद पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। यहाँ से सारी चीज़ें जो भी हम लोग पढ़े हैं ना, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको काम देगा। ठीक है, चलो ये क्लास यहीं रहने